नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली इस वक्त एक बुरे दौर से गुजर रही है और इस बुरे दौर में जो एक चीज़ ज़्यादा बुरी हो रही है वो है राजनीति। हम बात कर रहे हैं कोविड एरा की, जिस एरा के अंदर हम लगातार दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में कन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं। इस कन्फ्लिक्ट में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है वो है दिल्ली के नागरिक और वो लोग जो उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हैं। इनके एम्प्लॉयज़ लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी सैलरीज को लेकर। मैं आज पहुंचा हूं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी जी के पास। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लगातार आपके एम्प्लॉयज़ पिछले 6-7 महीने से कहीं ना कहीं कभी ना कभी धरने पर बैठ जाते हैं, सांकेतिक धरना देते हैं, कई बार फुल फ्लेज धरना देते हैं, उनकी सैलरीज नहीं मिल पा रही हैं। क्यों नहीं मिल पा रही हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक धरना देने वाली बात है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश के अंदर और सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपनी बात को कहने का माध्यम से वो धरना दें या हड़ताल करें, वो एक उनका माध्यम है कहने का। हमारे सब परिवार के सदस्य हैं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक एक कर्मचारी हमारा या कोई भी अधिकारी है वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब क्यों नहीं दे पा रहे सैलरी, ये विषय सबके सामने जग जाहिर है। मैंने पहले भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से बताया है। ये हमारे दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी दिल्ली सरकार हमारे पास बैठी हुई है कि जिसने सिर्फ ओछी राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं सीखा। एक उनकी संस्कृति कह सकते हैं, उनकी परंपराएं कह सकते हैं, जो पार्टी का उनका जो विचारधारा वो इसी से इर्द गिर्द घूमती रहती है कि कैसे भी करके भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली या पूर्वी दिल्ली सब नगर निगम को परेशान करना। आपने देखा होगा हमने पहले कई बार किसी न किसी प्रोटेस्ट के माध्यम से बताया कि 13,000 करोड़ रुपया बकाया है तीनों नगर निगम का। और मैं अगर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात करूं, लगभग 6,452 करोड़ रुपया बकाया है जो कि देना नहीं चाहते। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों नहीं देना चाहते। ये उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम उनसे कोई खैरात मांग रहे हैं, कोई भीख मांग रहे हैं या कोई दान खाता मांग रहे हैं। ये उनका प्रावधान है, जो बजट में वो बजट बनाते हैं उसके अंदर प्रावधान है और कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे वो। ये एक व्यवस्था है जो बीटीए का अमाउंट बोलते हैं, बेसिक टैक्स असाइनमेंट। ये ग्लोबल शेयर है हमारा और जो सेंटर देती है, सेंटर प्रोवाइड करती है, वो वाया राज्य सरकार देती है। लेकिन दुर्भाग्य कि वो देने को तैयार नहीं है, इसीलिए सारी व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली में पहले भी एमसीडी में आप ही काबिज थे और दिल्ली में आपकी सरकार नहीं थी। उस वक्त शीला दीक्षित जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उन्होंने 2013 के चुनाव में एमसीडी के विभाजन के 12 के चुनाव में एमसीडी के विभाजन की परियोजना बनाई और एमसीडी 3 भागों में बढ़ गई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास कुछ स्कूल्स भी एक्स्ट्रा है और कुछ हॉस्पिटल्स भी एक्स्ट्रा है। इस वजह से आप लोगों का एक्सपेंस भी ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों के पास अपना बजट भी तो है, आप अपने बजट से क्यों नहीं सैलरी दे पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। दिल्ली सरकार ही पूरी एमसीडी को नहीं चलाती कभी भी। और मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात करूं, हमारा खुद का उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जो टोटल सारा काम है वो लगभग 6,000 करोड़ का काम है सारा। अब 6,000 करोड़ का भी अकेला नहीं देती दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार सिर्फ 2,092 करोड़ रुपया देती है पूरा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वो 2,092 करोड़ के अलावा और जितना भी काम है वो तो सब अपना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल, हमारे जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से भी रेवेन्यू आ सकता है, वो हम अपना इकट्ठा करते हुए काम चला रहे हैं अपना। लेकिन झटके से आप 2,092 करोड़ रुपया रोक दोगे तो व्यवस्था ऑटोमेटिकली चरमरा जाएंगी। और जहां तक कर्मचारियों वाली बात है, कर्मचारी का सैलरी पक्ष ये तो प्योरली दिल्ली सरकार का है। और दिल्ली सरकार ही क्यों, किसी भी हमारे पूरे देश के अंदर कोई भी राज्य सरकार है, ये उसका पक्ष होता है। जितनी भी नगर निकाय हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए जाके, सब नगर निकायों की जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं वो राज्य सरकार करती है। लेकिन यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे एक लिमिटेड रखा हुआ है ग्लोबल शेयर 2,092 करोड़ रुपए दो कम से कम, उसकी वजह से व्यवस्था खराब हो रखी है। लेकिन हम पहले जैसे मैंने बताया, भाजपा के लोग हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति समर्पित हैं। हम कोई लॉलीपॉप देके फ्री की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो संवैधानिक जिम्मेवारी वो नहीं निभा रहे, वो हमारा राइट है, हम उनसे मांग सकते हैं और हम कोर्ट में भी गए हुए हैं। कोर्ट में गए हुए हैं, संवैधानिक राइट्स है। कोविड का दौर चल रहा है, इसके दौरान जो प्रोटेस्ट हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वो कोविड के संक्रमण को तेज़ी से बढ़ाएंगे। जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए कोविड वॉरियर्स हैं। इनमें डॉक्टर्स थे जिनकी सैलरी आप लोगों ने दे दी। उसके अलावा ये वो लोग हैं जिन्होंने चालान काटे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने राशन पहुंचाए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने घरों को सैनिटाइज किया है और ये सारे काम एमसीडी द्वारा किए गए हैं।
अब सवाल ये उठता है सर कि इन सब चीज़ों की तारीफें तो सरकारों को मिलती हैं, लेकिन आलोचनाएं और पैसा उन लोगों को नहीं मिल पाता जो इसको नियमित रूप से कार्य करते हैं। क्या दिल्ली सरकार के साथ आप लोगों ने कोई सार्थक बहस की, बातचीत की? क्योंकि हम ये देखते हैं, मैंने एक प्रोटेस्ट आपका कवर किया था, सेम डे प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोग दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और दिल्ली सरकार आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। ये गेम बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड हैं। आप तो चैनल चला रहे हैं, इसके अलावा मैं तो आम जनता से भी अपील करता हूं कि आप आरटीआई के माध्यम से पता कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितनी उनकी देनदारी है और कितनी हमारी लेनदारी है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना दिया, कितना नहीं दिया, सब चीज क्लियर हो जाएंगी। किसी छुपाने वाली बात ही नहीं है कोई, सब ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं सारी। वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और ये कोरा कोरा वो रोज राजनीति करते हैं, वो झूठे एलिगेशन लगाना, उल्टी सीधी बातें करना। अब मैं उनके ऊपर अगर जाऊं, अब उनके अगर चीजें देखी जाए, वो जैसे बोलते हैं ना कि हमने चालान काट दिया, ये सोची समझी रणनीति के तहत होता सारा कुछ। ये जिस तरीके से माहिर हैं एलिगेशन लगाने में, जैसे बात करते हैं वो करप्शन की, एलिगेशन लगा देते हैं, उनके हिसाब देख लीजिए। पहले मुख्यमंत्री जी ने हमारे कई केंद्रीय नेताओं के खिलाफ एलिगेशन लगाए, फिर बाद में क्या हुआ, जब मानहानि का केस हुआ तो पैर पकड़ के माफी मांग ली फटाफट से। ये तो राजनीति का हिस्सा है, राजनीति का हिस्सा नहीं है। कपिल मिश्रा आपकी पार्टी के नेता हैं, कपिल मिश्रा आपके पार्टी के नेता हैं, सत्येंद्र जैन के खिलाफ उन्होंने खूब सारी बयानबाजी की थी, अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने भी माफी मांगी है। तो मैं मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार जिस तरीके से हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी को वो मतलब नहीं निभा रही और हमें वो पंगु बनाना चाहती है, मैं उस व्यवस्था के नाते कह रहा हूँ कि वो पंगु ना बनाए। मैं दिल्ली सरकार को बार बार निवेदन कर रहा हूं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि चर्चा, अनेकों बार हमारे डेलीगेशन गए हैं उनके पास मिलने के लिए, अनेकों बार उनसे चर्चाएं हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, हमारे तीनों नगर निगम के महापौर, माननीय महापौर, उनके दरवाजे बैठे रहे और क्या उनका काम करने का तरीका है, पूरा सुबह से लेके रात तक वो बाहर निकल के नहीं आए, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई गरिमा नहीं। माननीय महापौर एक हमारे फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं दिल्ली के, किसी भी शहर के। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कोई चरित्र, कोई अपनी मर्यादा, कोई गरिमा नहीं रखी और वो बेचारे रोड पे बैठे रहे और शाम को आकर सत्येंद्र जैन जी अपनी बातें कर, और वो भी क्या, वो लॉलीपॉप देके 10 दिन के अंदर हम आपको समाधान करेंगे, सारा पैसा रिलीज करेंगे। वो 10 दिन के, आज 1.5 महीना हो गया। तो किसकी बातें कर रहे हैं? उनका खुद का अपना कोई चरित्र नहीं है, अपना कोई उनका बात नहीं है, कोई जवान नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है कोई उनका। एमसीडी के ऊपर लगातार करप्शन के एलिगेशंस लगाते रहते हैं दुर्गेश पाठक, जिनको एमसीडी चुनावों का प्रभार मिला हुआ है। वो लगातार जो है बताते रहते हैं कि एमसीडी करप्ट है। दूसरी चीज़, अगर आप एमसीडी नहीं चला पा रहे हैं तो आप एमसीडी उनको हैंडओवर कर दें। आप इस पे क्या कमेंट करें? अपनी गिरबान में झांक के देख लेना उन्होंने क्या करा अभी तक। जितने भी हमारे पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, उन्होंने कितने, अभी मॉनसून गया है, आपने देखा होगा, एक दर्दनाक निर्दोष आदमी की मौत हुई थी मिंटो ब्रिज के ऊपर। किसकी जिम्मेवारी थी वो? कौन जिम्मेवार था उसका? वो पूरे पीडब्ल्यूडी के नाले जो वहां पे 17 पंप चलते थे, एक भी पंप काम नहीं कर रहा था वहां पे। कौन जिम्मेवार था उसका? अपने जिम्मेवारी को निभानी आती नहीं उनको। आज प्रदूषण की समस्या चल रही है, प्रदूषण के नाम पे उन्होंने क्या करा आज तक? वो तख्तियां ले लेके 15-15 लोग वहां चौक पे खड़े हो जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, इन तख्तियों में ऐसा कौन सा यंत्र लगा हुआ है जिससे प्रदूषण रुक जाएगा? क्या मुख्यमंत्री जी की फोटो के अंदर ऐसा कोई यंत्र है जिससे कि पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसे की बर्बादी नहीं, क्या है? एक चौक पे 15 आदमी, आप अंदाजा लगाइए पूरी दिल्ली के अंदर कितने चौक हैं और कितने, और एक आदमी को 1-1 हजार रुपए पर डे दिया जा रहा है। अगर इतना ही काम करने का उनको शौक था तो इन 15 आदमियों को मार्केट में बेचते, पब्लिक को अवेयर करते, मास्क लगाइए बहन जी, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए भाई साहब, कुछ उनको कोई व्यवस्थाओं में लगाते। वो चौक पे खड़े होकर जेब में हाथ डाल के खड़े हुए, तख्ती को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा कौन सी व्यवस्था है जिससे आप वो पैसा, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है, विज्ञापनों की राजनीति है। विज्ञापन में अरबों रुपए खर्च करेंगे लेकिन नगर निगम को एक भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि उनको पब्लिक से, कर्मचारियों से कोई लगाव नहीं। आपने मास्क की बात की, 500 रुपये चलान था मास्क का, ये भी ज़्यादा था, क्योंकि आज के दौर में लोगों के पास नौकरियां बहुत कम हैं। जो रेडी पटरी वाले थे वो ऑलमोस्ट बेरोजगार हैं, या जो उनकी कमाई थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा समाप्त हो चुका है। अब ये मास्क का चलान 2000 रुपये का कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि ये डिक्टेटरशिप है और आप लोगों को इसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, हम भरसक विरोध कर रहे हैं। अभी हमारा सदन था, उस सदन के अंदर मैंने पूरा जोर शोर से मुद्दा उठाया ये वाला। करीब 43 या फिर 47 करोड़ रुपए जो है वो चलान से वसूले गए। ये सरकार की तानाशाही है। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, जरूर लगाइए मास्क, लेकिन चलान तो सांकेतिक होना चाहिए ना। एक अवेयरनेस का तरीका होता है। आप एक वातावरण बनाओ कि हाँ, अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए जुर्माना, ठीक है, कई हद तक हम मान लिया हमने। लेकिन 2000 रुपए थोप देना,
ये तो बिल्कुल तानाशाही है, तुगलक की फरमान है पूरा पूरा। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की जेब काटने वाली बात है, और ये मास्क की वाली बात नहीं है। अभी आप मेरे ऑफिस में बैठे थे, पीछे आप देखिए 4 महिलाएं आई हुई थी, बहनें हमारी आई हुई थी सेव बस्ती से, झुग्गी झोंपड़ी से। एक का 18,000 बिल था, एक का 34,000 बिल था, एक का 22,000 का, एक का 8,500 का था। उन लोगों के 200, 300, 400 रुपए के बिल आते थे। आप बताइए कहां से? ये सब कोरी राजनीति करने वाले लोग हैं। चुनाव के टाइम पे कुछ कहानी और थी, फ्री की राजनीति करी, अब वो बिल ठोक ठोक के भेज रहे हैं। फिक्स चार्जेस के नाम से जो अंदरगर्दी बिजली कंपनी ने मचाई हुई है, ये सिर्फ उनकी नाक के नीचे हो रहा है, और ये सब पूरी सरकार की शय है। गोस्वामी जी, इस देश में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, आप भी इस चीज़ को मानते हैं और मैं इस चीज़ से खुश हूँ। लेकिन इस देश में अभी कुछ दिनों पहले तक ही पूर्वांचल का महापर्व होना था, छठ महापर्व। सरकार इसकी तैयारियां नहीं कर पाई, इसीलिए इन्होंने कोरोना को बहाना बनाया और छठ महापर्व जो पूरे उल्लास के साथ भारतवर्ष में मनाया जाता है, दिल्ली के अंदर मनाया जाता है, उसको नहीं बनाने दिया गया। सवाल था कि इससे कोरोना फैल जाएगा। आज दिल्ली के अंदर हज़ारों किसान, लाखों किसान बुरारी ग्राउंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार उनकी देख रेख, मदद सब करवा रही है। इसके अंदर पैसा दिल्ली के सिटीजन्स का जा रहा है। मैं किसानों के साथ हूँ, उनके प्रोटेस्ट के साथ हूँ, उनकी मांगों के साथ या नहीं वो बातचीत बाद की होगी। लेकिन क्या एक हफ्ते के अंदर दिल्ली की कोरोना की स्थिति इतनी सुधर गई है कि जो छठ पर्व में कोरोना विकराल रूप ले सकता था वो आज नहीं लेगा? मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। ये मौका परस्त राजनीति करने वाले लोग हैं। और जैसे आपने जिक्र किया छठ महापर्व, ये एक हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी रिवाज है, हमारी रीतियां हैं हमारी। बिल्कुल। और उसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं आप कोरोना के टाइम पे वहां पे सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ हजारों के आप घाट तैयार मत करते हैं, कोई बात नहीं, कोरोना है, हमको समझ में आती है, महामारी है। अब 200, 400, 500 कुछ तो घाट तैयार करते हैं। सर महामारी है तो फिर महामारी क्या शराब के ठेकों पे नहीं है? क्योंकि सबसे पहले दिल्ली ही वो राज्य था जो शराब ठेके खोलने के लिए बहुत आगे जा रहा है। बिल्कुल आपने सही विषय उठाया। क्या जो ये वीकली मार्केट जिसके अंदर 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग जा रहे हैं विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अंदर कोविड नहीं है? कोविड कहाँ आ जाता है? जहां पे सरकार को राजस्व नहीं मिलता। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आप देखिए कि समाज की एक कैटेगरी के नौकरी वाला इंसान जो बच्चों को पढ़ा के अपना घर चलाता था, वो किसी के घर पे पैसे मांगने नहीं जा सकता क्योंकि समाज में उसका एक स्टेटस है। वो लाइन में खड़ा रह के खाना नहीं खा सकता क्योंकि समाज में उसका स्टेटस है। उसको आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। और जहाँ से आपको फंड्स आने हैं, जहाँ से आपकी उगाही होनी है, आप उसको खोल देते हैं। दुख इस बात का है कि दिल्ली के अंदर आपका विपक्ष जिसको ये मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी फोरम पे हम विषय उठा रहे हैं। पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अनेक प्रदर्शनों के माध्यम से भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात कर रहे हैं, मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाते, मैं सदन के अंदर भी विषय उठाता हूं और मीडिया के सामने भी विषय उठाता हूं। अभी नागलोई मार्केट का देख लीजिए, विषय क्या था। आपने नागलोई मार्केट के लिए ऑर्डर कर दिया कि बंद कर दो उसको, और आपने हजारों दुकानदारों के दुनिया भर का सामान उठा लिया, आपने लाखों करोड़ों रुपए का सामान उठा लिया आपने, और 12 घंटे बाद आप फिर दोबारा ऑर्डर पास करते हैं कि नहीं खोल दो। किसके दबाव में खोला गया? सीधा सीधा मैं जिम्मेवार होने के नाते पे कह रहा हूं, इसके अंदर एक घोटाले की बदबू आती है। इसके अंदर कोई ना कोई घालमेल है। क्यों, किसके दबाव में आपने 12 घंटे बाद खोल दिया? वो पहले क्यों बंद करा? ठीक है, कोरोना की महामारी की वजह से करा, और वो 12 घंटे बाद कोरोना महामारी ठीक हो गई क्या? वहां सारी व्यवस्थाएं हो गई क्या? क्यों खोला आपने? इस तरह की कोरी राजनीति, घटिया राजनीति, घोटाले वाला काम, घालमेल वाला काम, ये मैंने पहले ही कहा, जैसे तख्तियों वाला काम बताया, मैंने बताया, ये इसमें सारे काम में माहिर हैं। और ये सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं जो कर रहे हैं, ये पब्लिक के सामने हैं। अगर ये दिल्ली सरकार सोचे कि कबूतर ने आंख बंद कर ली, बिल्ली देख नहीं रही, कबूतर के आंख बंद करने से ऐसा नहीं, बिल्ली देखनी, बिल्ली लगातार देख रही है। दिल्ली की जनता पूरी जागरूक है, दिल्ली की जनता समझ रही है इनके क्रियाकलापों को, और उचित समय पे उचित इनको पब्लिक जवाब भी देगी। 2022 में चुनाव होने हैं एमसीडी के, और दोनों पार्टियों ने, आपकी भी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आपको क्या लग रहा है कि 2022 में जब आप जनता के सामने जाएंगे तो किन चीज़ों को लेके जाएंगे? इनके जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो इनकी नाकामियां हैं, प्लस हमने जो काम करे हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में, विपरीत परिस्थितियों में, सीमित संसाधनों के बावजूद हमने जो काम किया है वो पब्लिक के बीच में रखेंगे। और इनकी नाकामियां और जो इन्होंने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरी नहीं की, और जितने विषय मैंने आपको भी थोड़ी देर में बताए हैं सारे, इन सारे विषयों को लेकर पहुंचेंगे। और पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ये भी देख रही है उत्तरी दिल्ली नगर निगम विपरीत परिस्थितियों में क्या कार्य कर रही है और कितना मैक्सिमम काम करके दिखा रही है।
वो पब्लिक को सामने नज़र में है। हम उनको सिर्फ याद दिलाएंगे और चुनाव के मैदान में हम डटे हुए हैं और सामने आ जाए, कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी जी। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।